Good morning to everyone. मैं रेखा आचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ, पीजी कॉलेज बीकानेर। हम कॉन्ट्रैक्ट सेकंड जो एलएलबी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है उसको लर्न कर रहे हैं और यह उसकी अंतिम पड़ाव पर है। अपने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हम पढ़ रहे हैं और इससे पहले वाली क्लास में हमने टॉपिक लिया था रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, कि फर्म का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, फर्म का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, क्या फॉर्मेलिटीज है, क्या फॉर्मेट है, तब रजिस्ट्रार में जो भी रजिस्ट्रेशन कर लिया जाता है। अब हम रजिस्ट्रेशन कर लिया गया है, अब रजिस्ट्रेशन इफ़ेक्टिव कब से होगा। रजिस्ट्रेशन करवा लिया गया है फर्म का, किसकी बात चल रही, फर्म की बात चली, तो रजिस्ट्रेशन करवा लिया गया है तो रजिस्ट्रेशन कब से प्रभावी होगा, या यदि रजिस्ट्रेशन में जो सूचनाएं दी गई थी यदि उन सूचनाओं में कोई परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना देनी आवश्यक है, या ऐसी सूचनाओं में परिवर्तन हुआ है फिर भी सूचना नहीं दी तो रजिस्टर्ड मानी जाएगी फर्म या अनरजिस्टर्ड मानी जाएगी। तो हम उसके बारे में आज बात करेंगे। बात आ रही है पंजीयन कब प्रभावी होता है। पंजीयन कब प्रभावी होता है तो दो डेट होती है हमेशा पंजीयन के प्रभावी होने की। पहली डेट तो वह डेट होगी जिस डेट को हमने क्या किया, फर्मों का रजिस्ट्रार फर्म के नाम जो रजिस्टर में वो क्या कर देता है, लिख देता है। और एक तिथि वो होती है जिस दिन हम अपना एप्लीकेशन में सौंपते हैं कि हम फर्म में जो भी फर्मों का रजिस्ट्रार है, रजिस्टर है, उसमें हम अपनी फर्म को क्या करना चाहते हैं, उसमें रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं। तो दो डेट हो गई। तो इस डेट में जो कन्फ्यूजन था उसको क्लियर कर दिया गया है। CIT वर्सेस जय लक्ष्मी R&O मिल्स AIR 1971 SC के अंतर्गत क्या डिसाइड किया गया, डेटें दो थी। तो किस डेट से पंजीयन प्रभावी माना जाएगा, जिस तिथि को फर्मों का रजिस्ट्रार क्या कर रहा है, फर्म का नाम जो फर्म्स के रजिस्टर से उसमें लिख देता है, तो उस तिथि से क्या हो जाएगा, बिकम इफेक्टिव। व्हेन रजिस्ट्रेशन बिकम इफेक्टिव, तो कौन से डेट से इफेक्टिव है, जिस तिथि को रजिस्ट्रार ने क्या कर दिया, फर्म का नाम फर्मों के रजिस्टर में लिख दिया गया है। अब दूसरा टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं, इंफॉर्मेशन ऑफ अल्टरनेस। इंफॉर्मेशन ऑफ अल्टरनेस का मीनिंग ये हो गया कि आपने फर्म थी पंजीकृत करवा ली, उस समय पार्टनर कौन थे उनको पंजीकृत करवा लिया, कौन से निवास प्लेस पे थी, कौन से मुख्य स्थान पर थी, सब जो ब्रांच है वह कहाँ पर थी, पार्टनर है उनके नाम पते, उनके बारे में जो भी सूचनाएं वह दी थी। अब उन यदि सूचनाओं में कोई परिवर्तन हो रहा है तो आवश्यक रूप से आपको क्या करना है, जो भी रजिस्ट्रार है, जो पंजीयक है, उसको उसकी सूचना करनी आवश्यक है। यदि आप इनमें परिवर्तन होता सूचना नहीं करते हैं तो फर्म क्या मानी जाएगी, अनरजिस्टर्ड मानी जाएगी। और जैसे ही फर्म अनरजिस्टर्ड होती है वैसे ही जो कुछ हमारे राइट है वो क्या हो जाते हैं, लैप्स हो जाते हैं। तो फर्म के पंजीयन के बाद फर्मों के कौन सी बातों में परिवर्तन है पंजीयों को आवश्यक सूचित करना चाहिए, हम उसके बारे में बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं सेक्शन 60 के बारे में। सेक्शन 60 क्या कह रहा है कि जब पंजीकृत फर्म की पंजीयन के नाम या उसके व्यवसाय में यानी कि बिजनेस का जो मुख्य स्थान है, मुख्य पहले से उसमें यदि परिवर्तन हो जाता है तो उसकी सूचना आपको देनी आवश्यक है। धारा 60 क्या कहती है, यानी क्या हो गया, पंजीयन के नाम का, पंजीकृत जो फर्म है उसके नेम में या उसके बिजनेस के स्थान में परिवर्तन होता है तो सूचना देनी है। सेक्शन 60 यह हमें बताता है। सेक्शन 61 क्या कह रहा है कि फर्म की यदि कोई बिजनेस चलता है तो एक या दो जगह पैलेस पर उसकी मुख्य स्थानों पर सब डिविजनल ब्रांच होती है, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जिलों में बिजनेस चलता है। तो अब यह कह रहा है कि जब फर्म क्या करे, एक स्थान पर अपना व्यवसाय क्या कर देती है, बंद कर दे, अथवा किसी नए स्थान पर व्यवसाय प्रारंभ कर दे तो उसकी भी सूचना देनी आपको आवश्यक है सेक्शन 61 के अंतर्गत। सेक्शन 61 के अंतर्गत यह भी है कि जब साझेदारों के नाम, पार्टनर्स भी क्या हो रहे हैं, फर्म का मुख्य हिस्सा है, उससे ही फर्म बनती है,
तो भागीदारों के जो नाम हैं उनमें या उनका स्थायी पता बदल जाए तो 61 के अंतर्गत यह भी सूचना हमें देनी है पंजीयक को। अब बात आती है सेक्शन 63 की। अब पंजीकृत फर्म की संरचना में उसकी जो कंस्ट्रक्शन है और उसकी जो बनावट है, यानी कि इस तरह से उन्होंने कैसे फर्म का निर्माण किया, उसकी संरचना में यदि कोई परिवर्तन हो जाता है 63 के अंतर्गत, तो वह भी हमें पंजीयक को सूचना देनी आवश्यक है। एट लास्ट अब क्या कह रहे हैं, जब हम सेक्शन 30 पढ़ते हैं तो अब इस व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, फर्म के लाभों में शामिल किया जा सकता है। तो फर्म के लाभों में सम्मिलित किया गया है किसी भी अवयस्क व्यक्ति को। अब जब वयस्क होने पर हम 30 में क्या पढ़ते हैं कि वयस्क होने पर उसके पास दो ऑप्शन रहते हैं, या कि वो फर्म में साझेदार बना रहे या फर्म से निवृत्त हो जाए, रिटायर हो जाए, अलग हो जाए। यदि फर्म का साझेदार बना रहता है तो वह व्यक्तिगत रूप से भी दायी होगा, उसके अधिकार और ड्यूटी सभी होंगे। तो इसका क्या डिसीजन हुआ, क्या वो फर्म के लाभों में अवयस्क व्यक्ति शामिल हुआ या साझेदार उसने बनना पसंद नहीं किया, तो इसकी सूचना सेक्शन 63 के अंतर्गत क्या देनी है, आपको पंजीयक को देनी है। तो मुख्यतः धारा 60, धारा 61 और 63 यह बताती है कि पंजीयन का नाम चेंज हो रहा है, फर्म का नाम चेंज हो रहा है, फर्म के मुख्य स्थान में परिवर्तन हो रहा है, साझेदारों के नाम परिवर्तन चेंज हो रहा है, और एटलीस्ट कि जो अवयस्क ने अपना क्या डिसीजन किया है उसके भी यह सूचना देनी पंजीयक को आवश्यक है। अब क्या करें, फर्म की संरचना है या कंस्ट्रक्शन या गठन के संबंध में भी क्या देनी, आपको सूचना तत्काल दी जानी चाहिए। कारण क्या है कि पंजीकृत फर्म भी किसी तृतीय पक्षकार प्रभाव का प्रस्तुत कर सकती है, जब जो एट प्रेजेंट में जो सारे पार्टनर्स हैं उनके नाम क्या होने चाहिए, उस फर्मों के पंजीयन के रजिस्टर में अंकित हो जिस दिन वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। नहीं तो पंजीकृत फर्म क्या कर सकती है, थर्ड पार्टी पर वाद प्रस्तुत नहीं कर सकती है यदि जो भी साझेदार हों सबके नाम उसमें अंकित न दिए गए हों। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो गया सारी बात कि कोई भी परिवर्तन होता है तो आपको उसको सूचना देनी आवश्यक है। सूचना करने से आपके हितों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं तो उस पर प्रभाव पड़ेगा। वैसे एक केस में कहा गया कोई नए साझेदार शामिल कर लिया गया है तो भाई उनका नाम भी लिखवाना जरूरी है क्या, तो हाँ, उनको भी यदि नए साझेदार शामिल कर लिए गए हैं। इसको स्पष्ट किया गया था वीएस बहल बनाम कपूर एंड कपूर कंपनी के मामले में पंजाब हाई कोर्ट का निर्णय है कि जब किसी फर्म में कुछ नए साझेदारों को क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया है, तो फर्म क्या करते हैं, थर्ड पार्टी पर कब बात प्रस्तुत कर सकती है, जब नए साझेदारों के नाम भी क्या कर दिए गए हैं, उसकी सूचना रजिस्ट्रार को दी गई है, उसका नाम उसमें एनरोल कर लिया गया है, तभी वो क्या कर सकते हैं, थर्ड पार्टी पर वाद कर सकते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट का निर्णय है अपने, और वो भी बीकानेर का मामला है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने चंद्रभान बंसीलाल तथा राम रतन दास बनाम नगर परिषद बीकानेर के मामले में निर्णय में भी क्या दिया कि फर्म क्या कर सकती है, अन्य पक्षकारों पर थर्ड पार्टी और वाद प्रस्तुत करने कर सकती है, लेकिन उसको दो शर्तें पूरी करनी आवश्यक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या होना चाहिए, फर्म रजिस्टर्ड हो, तभी वो वाद प्रस्तुत कर सकती है। और सेकंड कि जो भी वाद प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों के नाम क्या होने चाहिए, फर्मों के रजिस्टर में अंकित होने चाहिए, एनरोल होने चाहिए, तभी वो क्या कर सकती है, वाद प्रस्तुत कर सकती है, उसके अधिकारों का आना नहीं होगा। इसके साथ ही हम एक छोटा टॉपिक और है वही पढ़ रहे हैं कि मिथ्या सूचनाओं के लिए दायित्व, लाइबिलिटीज फॉर फॉल्स इन्फॉर्मेशन। यह तो बात आ रही थी कि रजिस्ट्रेशन कब इफेक्टिव हुआ, इन्फॉर्मेशन ऑफ अल्टरनेट। अब हमने क्या कर दिए, कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे दी गई है तो उसके बारे में क्या व्यवस्था है। यदि फर्म के पंजीयन का जो अपने एप्लीकेशन दिया था और बाद के परिवर्तन की जो सूचना में कोई भी व्यक्ति क्या करता है, जानबूझकर या विश्वास से ऐसी बात लिखता है जिसे पता है कि वह गलत है, अधूरी है, मिथ्या है, फिर भी वह क्या कर रहा है, ऐसी सूचनाएं दे रहा है, तो वह व्यक्ति क्या है, दंड का बागी है। तो ऐसे व्यक्ति को 3 माह तक की सजा या जुर्माना अथवा दोनों ही दंड दिए जा सकते हैं धारा 70 के अंतर्गत। हम बात क्या कर रहे हैं, सूचनाओं की, कि सूचना क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, तभी आपका फर्म रजिस्टर्ड होगा। लेकिन फिर भी किसी ने जानबूझकर या विश्वास से ऐसी भ्रमित कर दिया गया कि सभी बातें सत्य हैं, लेकिन वो वास्तव में सत्य नहीं है, तो वह व्यक्ति धारा 70 के अंतर्गत क्या होगा, 3 महीने तक की सजा या जुर्माना था दोनों ही दंड से दंडित किया जा सकता है।
अब ये तो बात आ रही थी कि फर्म के जो पार्टनर है उनको सारी सूचना देनी आवश्यक है। अब यदि सूचना दे दी गई है तो पंजे का क्या है कि कोई भूल हो गई, कोई रेटिफिकेशन ऑफ मिस्टेक हो गया, भूल सुधार हो गई, तो उसके बारे में क्या व्यवस्था दी गई। तो अब क्या कर रहा है, जो फर्मों के पंजे का भूलों को सुधारने का कर्तव्य है, वह क्या कर, जब भी साझेदारों की ओर से भूलों के संबंध में प्राप्त होगा तो 64 के अंतर्गत वो भूलों को सुधारेगा। 65 में क्या करेगा, न्यायालय के द्वारा भी प्राप्त होता है कि आवश्यक भूलों को सुधार करना पड़ता है धन, तो फर्म के पंजे की ड्यूटी होगी कि 64 और 65 के अंतर्गत कोई भूल हो रही है, उसको सूचना दी गई है तो उस सूचना को वह सुधारेगा। तो ये हो गया पहले, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ लिया कैसे रजिस्ट्रेशन हुआ, कब इफेक्टिव हुआ, सूचनाएं क्या है, भू सुधार क्या है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एडवांटेज और नीड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें और मस्त रहें।